चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब के फाइनल अकाउंट्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने इस चैप्टर की थियरी समझी थी कि भाई अगर फाइनल अकाउंट तैयार करना हो तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स तैयार करते हैं। भाई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तैयार, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने समझी। अब आज आज उसके प्रैक्टिकल सम। ये चैप्टर ऐसा है ना कि जितने आप लोग सम करोगे ना तो उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है, उतना आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। थियरी से ज्यादा ये चैप्टर प्रैक्टिकल में ज्यादा क्लियर होगा। तो आज हम लोग फाइनल एक्सरसाइज का सम देखें ना। आपकी फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आज शुरू करते हैं, कि जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना और उसमें ध्यान देते जाना कि भाई किस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ दीपक एज ऑन 31/3/15। कोई दीपक नाम का पर्सन है जिसके यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और साथ में एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसके ऊपर से फाइनल अकाउंट बनाना है। अब ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस तो दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट क्या? एडजस्टमेंट मतलब क्या? तो एडजस्टमेंट हम लोग किसे कहते हैं? जब जो है वो साल के आखिरी दिन मतलब 31 मार्च को जब हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं ना, तब कितनी सारी ऐसी बातें होती है जो शायद बीच में छूट गई हो, जिसकी एंट्री करना जो है वो रह गई हो, और आखिरी दिन पे याद आता हो कि अरे यार ये तो लिखना भूल गए, अरे ये तो एक्सपेंस देना भूल गए, या तो उससे पैसे लेने थे वो भूल गए। कोई भी चीज, कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर, या कोई भी जो है वो रिमेनिंग एंट्री जब आखिरी दिन पे याद आती हो ना, तो उसे हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। कि जिसे ट्रायल बैलेंस के साथ दिया हुआ होता है और फाइनल अकाउंट में उसे एडजस्ट करना होता है, बरोबर ना। और ये चीज ध्यान रखो कि जो एडजस्टमेंट में जो भी चीजें लिखी गई होती है ना, उसकी हमेशा दो दो एंट्रीज होती है। उसकी हमेशा दो एंट्री, दो जगह पर एंट्री करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें दी गई है ना, उसकी हमेशा एक एक एंट्री करते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट में जो भी चीजें दी गई हो उसकी हमेशा दो एंट्री करते हैं। क्यों दो एंट्री करते हैं उसकी? तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है। जैसे मैंने बताया कि आखिरी दिन पे याद आता है कि भाई उसकी एंट्री करना बाकी रह गई या ये एरर हो गई, तो जब लास्ट दिन पे बाकी हुआ ना, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर पहले की प्रोसीजर नहीं हुई है। पहले की प्रोसीजर मीन्स कि जैसे मैंने बताया था, हम लोग जब फाइनल अकाउंट लिखते हैं वो आखिरी दिन पे, लेकिन पूरे साल में पहले जर्नल एंट्री लिखते हैं। जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग बनती है, लेजर पोस्टिंग पर से ये ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। वो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, बरोबर ना। तो वो ट्रायल बैलेंस पूरी प्रोसेस करके आया है, तो इसी वजह से उसकी अब एक एक ही एंट्री करते हैं, उसकी दो एंट्री नहीं करते। लेकिन जो एडजस्टमेंट है ना, वो एडजस्टमेंट पूरी प्रोसेस करके नहीं आया है, बरोबर ना, वो एंट्री बाकी रह गई है। और अकाउंट के रूल के हिसाब से उसकी हमेशा दो दो एंट्री होगी, बरोबर ना। तो ये जैसे एडजस्टमेंट होंगे तो तब मैं बताऊंगा आपको, ध्यान देना उसमें। अब जब फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं तो उसके लिए आपको तीन अकाउंट तैयार करने हैं। आपकी बुक में ये तीन अकाउंट आपको तैयार करने होंगे। कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, मैंने यहाँ पर बना के रखा है। ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री दीपक एज ऑन 31/3/15। ट्रेडिंग अकाउंट कि जिसमें डेबिट साइड पे भी पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर एंड अमाउंट, वो बनाएंगे एक पेज पे। फिर दूसरे एक पेज पे बनाएंगे, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री दीपक एज ऑन 31/3/15, उसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और तीसरे पेज पे बनाएंगे हम लोग, वो आएगा बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट ऑफ श्री दीपक एज ऑन 31/3/15। अब बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं आता है। बैलेंस शीट में इस साइड पे लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड अमाउंट। और इस साइड लिखा जाता है एसेट्स, एसेट्स एंड अमाउंट, बरोबर। तो सबसे पहला काम, तीन पेज पर ये तीन अकाउंट तैयार कर लेंगे हम लोग। और ये तीनों अकाउंट तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर पहले एडजस्टमेंट क्लियर कर लिया करो। कि एडजस्टमेंट जिनकी दो दो एंट्री करनी है ना, पहले वो क्लियर कर लिया करो। जब एडजस्टमेंट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उनकी एक एक एंट्री किया करो,
बराबर ना। तो हम लोग भी सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लियर करें। तो देखो आपके पहले एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, कि 12,000 का सामान चोरी हो गया, लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, चोरी की वजह से नुकसान हुआ 12,000 का। तो अब इनकी एंट्री कहाँ पे आएगी? अब जो भी चीजें दी गई है ना, मैं जब आएंगे मैं आपको बताता भी जाऊंगा, आपको खाली ये ध्यान रखना है उनकी एंट्री कहाँ करे, कहाँ पर, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, के बैलेंस शीट में, कहाँ पर करें वो हमें बताना है। वो खाली माइंड में रखना, वो जैसे आप सम करोगे वैसे माइंड क्लियर होता जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखनी है। बराबर। जैसे मैंने कल बताया था कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, गुड्स से रिलेटेड। एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। और एसेट्स और लायबिलिटी के रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो बैलेंस शीट में लिखते हैं। बराबर ना। ऊपर ऊपर से ऐसा हुआ, फिर तो जैसे एंट्री आई वैसे रूल वाइज इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे पहला एडजस्टमेंट है कि 12,000 का सामान चोरी हो गया, अब गुड्स चोरी हुए हैं, तो गुड्स की एंट्री कहाँ पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। बराबर ना। गुड्स चोरी हुए हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। और कल जो मैंने रूल्स लिखवाए थे ना, उस रूल में मैंने आपको बताया था कि गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा अगर हमारा सामान जाता हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बराबर ना। कि सेल के अलावा, ये है ना, चोरी हो गया मतलब सेल थोड़ी हुआ, सेल के अलावा गया। मैंने बताया था कि अगर चोरी हो जाए या तो फिर आग में जल जाए, पर्सनल यूज के लिए ले जाते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हो, सामान एक्सीडेंट में खराब हो जाता हो, कोई भी रीजन, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, तो वो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। मतलब जो 12,000 का सामान चोरी हो गया वो भी वहीं पे ही लिखेंगे ना। बराबर ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखें, ऊपर बाय लिख देंगे, डेबिट साइड पे टू, क्रेडिट साइड पे बाय। बराबर ना, टू एंड बाय ऐसे लिख देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखें और उसमें लिखें कि गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि पूरा नहीं लिखा जाएगा, पर ध्यान देना, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट और अमाउंट में लिखेंगे 12,000। 12,000 का सामान चोरी हो गया। और इसकी दूसरी भी एंट्री चाहिए क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट में हमेशा दो एंट्री करते हैं। तो इसको दूसरा कहाँ पे लिखेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में लिखें कि बैलेंस शीट में लिखें दूसरा? तो देखो सामान चोरी हो गया मतलब एक तरह का हमारा नुकसान हुआ ना, लॉस हुआ ना हमारा ये। और कोई भी नुकसान हो तो उसे कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे सब नुकसान लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे सब इनकम लिखते हैं, फायदे लिखते हैं। तो मतलब इनकी एंट्री में एक एंट्री यहाँ पे हुई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देखो फिर से एक चीज बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट की हमेशा दो एंट्री होगी और दोनों एंट्री में एक अगर एंट्री क्रेडिट में हो रही है तो दूसरी एंट्री डेबिट में होगी, दूसरी जगह पर डेबिट में होगी। अगर एक डेबिट में हो रही है तो दूसरी क्रेडिट में होगी, दोनों सेम साइड पर ऑलमोस्ट होती नहीं है। तो इसलिए 12,000 का सामान चोरी हो गया तो एक एंट्री यहाँ पे की ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और दूसरी एंट्री ये हमारा लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, इसके क्रेडिट में और इसके डेबिट में। बरोबर। ये साथ में नहीं है, ध्यान देना, ये अलग ही अकाउंट बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग पेज पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। ऊपर एक लाइन छोड़ दिया करो हर एक में, पहले ऊपर एक लाइन छोड़ दिया करो सब में, फिर लिखा करो, वो लाइन आखिरी में काम आएगी, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, जो यहाँ लिखा 12,000 वही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे ना कि ये 12,000 का नुकसान, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। ये हो गया ना। ये पहले एडजस्टमेंट की दो एंट्री हो गई, इसके क्रेडिट में और इसके डेबिट में। बरोबर है। अब दूसरी एंट्री करें तो दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कि 15,000 का सामान सैंपल में दिया होता है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को फ्री सैंपल देते हैं, तो ये भी गुड्स दिया हमने, गुड्स से रिलेटेड एंट्री है, तो ये भी गुड्स से रिलेटेड एंट्री कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में ही ना। गुड्स गए हमारे, ये भी गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स है, सेल के अलावा गया, फ्री सैंपल में दिया हमने, तो इसलिए इसकी एंट्री भी कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। पहली एंट्री तो वहीं पे ही आएगी
कि 15,000 का सामान दिया तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स गिवन एज सैंपल, बराबर। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुड्स गिवन एज सैंपल कितना, तो 15,000। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, तो इसकी भी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही, क्योंकि हमने सैंपल में दिया तो एक तरह का एक्सपेंस ही हुआ ना, हमारा खर्चा ही हुआ ना बिजनेस का, और वो खर्चा भी यहीं पे ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर से वहीं पे ही लिखेंगे दूसरी एंट्री कि गुड्स गिवन एज सैंपल 15,000, बराबर। ये दूसरा एडजस्टमेंट की भी दो एंट्री हो गई। फिर तीसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि तीसरा एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ 16,000 बर्न्ड बाय फायर, 16,000 का सामान आग में जल गया, तो ये भी सामान गुड्स जल गया है, तो इसकी एंट्री भी कहाँ पे, इसकी एंट्री भी ट्रेडिंग में ही। आपका पहला सम है ना, तो इसलिए चारों एडजस्टमेंट आपके गुड्स के ही दिए हुए हैं, एक ही जगह के दिए हुए हैं। तो ये भी आग में जल गया, तो उसकी एंट्री भी यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ना, हमारा सामान गया तो वहां पे लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखें कि गुड्स बर्न्ड बाय फायर, गुड्स बर्न्ड बाय फायर कितना, तो 16,000, 16,000 का सामान जल गया हमारा। और दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, तो दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। हमारा नुकसान हुआ ना, ये सामान जल गया मतलब वो भी नुकसान ही है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आएगा कि गुड्स बर्न्ड बाय फायर कितना, तो 16,000 रुपीज, बराबर। समझ आ रही है ना बात, ये तीसरा एडजस्टमेंट भी हो गया ना। और चौथा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ 1500 गिवन एज चैरिटी, कि भाई चैरिटी में दिया हमने, चैरिटी में मतलब कि डोनेशन में दिया 1500 का सामान, तो ये भी गुड्स दिए हैं हमने, और गुड्स दिए मतलब वो भी एंट्री कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, सेल के अलावा गया हमारा, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। कि यहाँ पे लिखेंगे कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी 1500 के गुड्स, और ये भी हमारा एक्सपेंस ही है, 1500 का सामान दिया वो भी हमारा एक्सपेंस ही हुआ, और उसे भी कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कि गुड्स गिवन एज चैरिटी 1500। तो देखो आपके चारों एडजस्टमेंट हो गए, हर एडजस्टमेंट की दो दो एंट्री करते हैं, तो वो सबकी दो दो एंट्री की ना। आपका पहला सम था तो उसमें एडजस्टमेंट नॉर्मल दिए हुए थे कि भाई सब यहीं पे और यहाँ पे, सबकी दो एंट्री यहीं पे ही आ रही थी, एक ट्रेडिंग में और एक प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये हो गए ना, अब ट्रायल बैलेंस की एंट्री करेंगे कि अब ट्रायल बैलेंस में जो जो दिया हुआ है उनकी एंट्री करें। और देखो ट्रायल बैलेंस में अब जो भी लिखा हुआ है ना उसकी एक ही जगह पर एंट्री करते हैं, उनकी एक एक एंट्री करते हैं, लेकिन कहाँ तीनों में एंट्री करनी है वो माइंड में रखना। तो अब देखो आपके ट्रायल बैलेंस में जैसे पहला दिया हुआ है कि कैपिटल एंड ड्राइंग, कैपिटल एंड ड्राइंग 18,000 और 3 लाख, तो सबसे पहली चीज कि कैपिटल और ड्राइंग कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, के बैलेंस शीट में। तो कैपिटल एंड ड्राइंग हमारी बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट में लिखा होता है ना कैपिटल एंड लायबिलिटी, तो यहाँ कैपिटल साइड पे ही लिखेंगे, कैपिटल और ड्राइंग वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बराबर। तो यहाँ जो अमाउंट दी गई है ना कि 18,000 और 3 लाख, तो इनमें से कैपिटल कौन सा, ड्राइंग कौन सा, दो अमाउंट है 18,000 और 3 लाख, तो इसमें से कैपिटल कौन सा है, ड्राइंग कौन सा है। तो ये रूल हम लोग अकाउंट के पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे, तो इसलिए जो क्रेडिट में 3 लाख दिया हुआ है ना वो 3 लाख कैपिटल का हुआ, बराबर। 3 लाख दिया हुआ है, वो 3 लाख क्या कहलाया, हमारा कैपिटल जो क्रेडिट में है। और ड्राइंग हमेशा डेबिट में आता है, तो जो ड्राइंग है ना 18,000, तो वो 18,000 ड्राइंग कहलाया हमारा डेबिट वाला। गलती से उल्टा मत लिख देना कि कैपिटल में 18,000 लिख दो और ड्राइंग में 3 लाख लिख दो, बराबर, ऐसे नहीं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान देना कैपिटल और ड्राइंग कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे बैलेंस शीट में, और कैसे लिखते हैं उसका रूल ध्यान देना कि बैलेंस शीट में यहाँ कैपिटल साइड पे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे 3 लाख का, 3 लाख कैपिटल, और उसमें फिर एक लाइन छोड़ के फिर माइनस ड्राइंग करेंगे
18,000 का, माइनस ड्राइंग 18,000, यहीं पर ही कैपिटल और ड्राइंग हमेशा साथ में लिखा जाता है और कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं, बराबर ना। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं, कैपिटल मतलब जो घर से लेके आए और ड्राइंग मतलब जो घर पे लेके जा रहे हैं, तो कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है। और इसे अंदर क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिखी अमाउंट? क्योंकि जिसके ऊपर अभी कैलकुलेशन बाकी हो ना, कि जैसे कैपिटल माइनस ड्राइंग, बीच में एक लाइन अभी भी मैंने छोड़ी है। क्यों छोड़ी मैंने? क्योंकि जब आखिरी में सब क्लोज करेंगे ना, तो आखिरी में जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा ना हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आकर लिखना है हमें, बराबर ना। वो यहाँ पे लिखना है, वो सम के एंड में होगा। तो इसका मतलब अभी इसमें कैलकुलेशन बाकी है, तो जिसकी कैलकुलेशन बाकी हो या जिस पे कैलकुलेशन करना हो, तो उसे जो है वो अंदर की साइड में लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट बाहर लिखते हैं। काफ़ी टेक्स्ट बुक में या तो फिर काफ़ी टीचर्स फिर वैसे करवाते हैं कि भाई इस अमाउंट के साथ में भी एक दूसरी लाइन बना देते हैं कि एक लाइन कैलकुलेशन की, एक लाइन अमाउंट की। तो वैसे करो तो भी ठीक है, और न करो तो सीधा जो है वो यहाँ अंदर लिख कर फिर कैलकुलेशन की फाइनल अमाउंट बाहर लिखना। जब होगी ना कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट, तब फिर से बताऊंगा मैं। तो देखो कैपिटल और ड्राइंग लिख दी ना, और याद रखना हर सम में कैपिटल और ड्राइंग तो आएगा ही, क्योंकि कैपिटल के बिना बिजनेस चलता है क्या? नहीं ना। तो हर सम में आपका कैपिटल और ड्राइंग आएगा, और हर सम में ऐसे ही लिखना है। बैलेंस शीट में ये कैपिटल, एक दो लाइन छोड़कर फिर माइनस ड्राइंग 18,000 का। समझ आई बात? तो ये हुआ ना क्लियर। अब दूसरा दिया हुआ है एडजस्टेड परचेस एंड सेल। तो परचेस और सेल दिया हुआ है, तो परचेस और सेल कहाँ पे लिखेंगे? तो परचेस एंड सेल तो ट्रेडिंग में ही आता है, गुड्स रिलेटेड होता है ना परचेस एंड सेल, तो वो तो ट्रेडिंग में ही। तो इसमें भी परचेस और सेल, जो 8 लाख और 12,91,000 है, तो इसमें से कौन सा परचेस हुआ, कौन सा सेल हुआ? कौन सा हुआ? परचेस एंड सेल। तो ये तो सीधी सी बात है, डेबिट वाला परचेस है, क्रेडिट वाला सेल है। परचेस हमेशा डेबिट में ही आता है ना, और सेल हमेशा क्रेडिट में ही आता है। तो डेबिट वाला परचेस जो 8 लाख दिया हुआ है वो परचेस, तो उसको लिखें भी कहाँ पर? डेबिट में ही ना। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखें, यहाँ पर लिखें परचेस अकाउंट, यहाँ भले से परचेस के कितना 8 लाख, 8 लाख का परचेस, बराबर। और सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखें यहाँ पर सेल्स कितना 12,91,000, 12,91,000 वो सेल में, बराबर। ये हुआ ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो बेटा, हो सके ना तो ये सम जो है वो यहाँ देखते के साथ साथ आप बुक में करते भी जाओ, तो वो समझ में जल्दी आएगा, बराबर। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इतनी छोटी छोटी अमाउंट्स लिखी गई होगी, शायद मोबाइल में न भी दिखे, तो जब सुनने के साथ साथ लिखते जाओगे ना तो आपके माइंड में और क्लियर होता जाएगा, बराबर। तो ऐसे करते जाओ तो आपके लिए बेटर है। बाकी देखो कि यहाँ पर परचेज डेबिट में और सेल यहाँ क्रेडिट में। अब दूसरी एक चीज है कि ये जैसे थे ना गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, ये 4 एडजस्टमेंट किए ना आपके टेक्स्ट बुक में या आपके एग्जाम्पल में, ऐसा है कि ये एडजस्टमेंट सब परचेस में से माइनस करने होते हैं। कि हमारे गुड्स अगर जा रहे हैं ना, चोरी हो जाए, आग में जल जाए, फ्री सैंपल में दिया, तो ये सब परचेस में से माइनस करने होते हैं, बराबर। जो मैंने कल भी आपको थियरी में बताया था कि कोई ऐसे करते हैं कि परचेस में लिखा ना 8 लाख, वो अंदर 8 लाख लिखकर उसमें से ये चारों एडजस्टमेंट माइनस करते हैं। वैसे करो तो भी ठीक है, और अगर माइनस न करना हो तो क्रेडिट साइड पे लिखो ना गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, तो भी करेक्ट है। माइनस करोगे ना तो कितनी बार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई माइनस किया फिर कहीं कुछ गलती हो गई, बराबर। आगे वाले सम में तो और कॉम्प्लेक्स आएंगे थोड़े थोड़े, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो ना, तो हो सके तो उसे क्रेडिट में ही लिखो, ये सब परचेज में से माइनस करके मत लिखो, बराबर। बाकी दोनों मेथड करेक्ट है, रॉन्ग कोई नहीं है। तो चलो ये परचेस और सेल लिख दिया हमने। अब उसके बाद दिया हुआ है, वो दिया हुआ गुड्स रिटर्न, और खाली डेबिट में दिया हुआ है 50,000। अब ये गुड्स रिटर्न है, तो गुड्स रिटर्न खाली डेबिट में है, तो कौन सा हुआ? ये परचेस रिटर्न हुआ कि सेल रिटर्न हुआ? तो डेबिट में दिया हुआ है मतलब वो सेल रिटर्न हुआ,
बरोबर ना। डेबिट में है मतलब सेल्स रिटर्न, और उसे लिखेंगे भी कहाँ पर, डेबिट में ही ना। सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखा जाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ही डेबिट साइड पे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे डेबिट साइड में लिखें कि सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है, 50,000। अब ये सेल्स रिटर्न भी कोई इस सेल में से माइनस करता है, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, बरोबर ना। ये अमाउंट अंदर लिख के फिर माइनस करते हैं, कैलकुलेशन करना हो तो इसे अंदर लिखते हैं। तो इसमें से माइनस करके लिखो तो भी ठीक है, और माइनस ना करो और इस साइड लिख दो तो भी करेक्ट है। दोनों मेथड करेक्ट है उसमें, बरोबर ना। जो मेथड आपको इजी लगे वैसे करना। ज्यादातर अगर इस मेथड से करोगे तो आगे वाले सम्स में कंफ्यूजन नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। तो चलो, ये लिखा हमने गुड्स रिटर्न। उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी दो जगह पर है, एक 6,000 एक 8,000, डेबिट और क्रेडिट में दिया हुआ है। तो ये डिस्काउंट क्या हुआ दोनों जगह, एक जगह हुआ आपका डिस्काउंट अलाउड और एक जगह हुआ आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, बराबर ना। एक डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया वो, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें डिस्काउंट मिला वो, बराबर। ऐसे दो जगह पर दिया हुआ है ना। तो डिस्काउंट की एंट्री कहाँ पे, तो डिस्काउंट की एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस भी है और इनकम भी। डिस्काउंट अलाउड वो हमारा एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड वो हमारी इनकम है। तो इसमें अमाउंट कौन सी, तो जो डेबिट में है वो हमारा एक्सपेंस है, जो डेबिट में है वो क्या है, हमारा एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड। और जो क्रेडिट में है वो हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो उसको लिखेंगे भी डेबिट और क्रेडिट में ही। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखें, यहाँ पे लिखें डिस्काउंट अलाउड 6,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 6,000, और क्रेडिट में लिखें कि डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000 रुपीज, बराबर। एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये डिस्काउंट की भी दोनों एंट्री हो गई। ध्यान देना, इन सब की एक एक एंट्री कर रहे हैं ना, उसकी दूसरी जगह नहीं लिख रहे, सब एक एक जगह पे ही लिख रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में जो भी हो उन सबको एक एक जगह ही लिखते हैं, दो जगह पर नहीं। अब डिस्काउंट के बाद दिया हुआ है रेंट, 7,000 का रेंट दिया हुआ है। तो रेंट क्या है, वो भी तो हमारा एक्सपेंस है ना। तो वो एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं ना, सब एक्सपेंस यही लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और डेबिट में एक्सपेंस है तो कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। तो रेंट यहाँ पे लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड के साथ में ही लिखें कि ये रेंट 7,000 रुपीज, 7,000 का रेंट हुआ, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है डेप्टर एंड क्रेडिटर, 1,10,000 और 90,000। तो अब डेप्टर और क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, तो देखो डेप्टर मतलब वो कहलाते हैं कि जिनको हमने सेल किया था, हमने सामान बेचा था और जिनसे पैसे लेने हैं। तो जिनसे भी पैसे लेने हो ना, जो भी रिसीवेबल हो ना, रिसीवेबल मतलब पैसे लेना, तो वो हमारी एसेट कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी एसेट, जिनसे पैसे लेने हो। और क्रेडिटर मतलब वो कि जिनको पैसे देने हैं, जिनसे हमने परचेज किया होगा और जिनको पैसे देने हैं, वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। और क्रेडिटर कहाँ पे लिखते हैं, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। पैसे देने हैं ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी, बरोबर। तो डेप्टर और क्रेडिटर हमेशा कहाँ पे आएंगे, यहाँ बैलेंस शीट में। क्रेडिटर आएगा यहाँ पे लायबिलिटी में, और डेप्टर आएगा यहाँ पे एसेट्स में। और अमाउंट कौन सी, ये याद ही रखना, डेप्टर और क्रेडिटर ये चीजें यहीं पे ही आती हैं, तो इसे याद रखना। और अमाउंट कौन सी है, कौन सा डेप्टर है कौन सा क्रेडिटर है, तो जो डेबिट में अमाउंट है वो डेप्टर हुआ, और जो क्रेडिट में अमाउंट है वो क्रेडिटर हुआ, बरोबर ना। तो डेप्टर और क्रेडिटर के लिए यही दोनों लिखेंगे ना, बरोबर। तो देखो उसमें लिखें क्रेडिटर, लिखें यहाँ बैलेंस शीट में। तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में क्रेडिटर थोड़ा 4-5 लाइन छोड़कर फिर लिखा करो यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी दो चीजें लिखते हैं इस साइड। तो समझो ऊपर की कुछ लाइन लिखते हैं वो कैपिटल के बारे में, ये लिखी ना कैपिटल के बारे में, अभी कैलकुलेशन बाकी है। और फिर आधी चीजें लिखा करो लायबिलिटी के बारे में। तो इसलिए 4-5 लाइन छोड़कर फिर शुरू किया करो, तो पता चलेगा कि हाँ ये अलग से लायबिलिटी है, कि ये क्रेडिटर्स 90,000, बराबर। यहाँ पे क्रेडिटर क्रेडिट वाली अमाउंट लिखी ना 90,000, और
डेप्टर्स यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स में कि ये डेप्टर्स 1,10,000 वो डेप्टर्स हुए हमारे, बराबर। ये डेप्टर और क्रेडिटर उन दोनों की एंट्री भी हो गई। अब उसके बाद दिया हुआ है वो है कमीशन 8,000 की। कमीशन देखो डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है मतलब हमारा एक्सपेंस है ये, बराबर ना। ये एक्सपेंस दिया हुआ है और एक्सपेंस कहाँ पे आता है, एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट में दिया हुआ है मतलब एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट में होता ना ये कमीशन तो वो हमारी इनकम होती। तो डेबिट में एक्सपेंस दिया हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम लोग कि ये कमीशन डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे कि कमीशन कितनी है, कमीशन 8,000 रुपीज, तो वो 8,000 की कमीशन, बरोबर। ये भी लिखी ना हमने एंट्री। अब उसके बाद दिया हुआ है बिल्स, बिल्स दिया हुआ है उसमें भी डेबिट और क्रेडिट में है 20,000 और 30,000। तो ये दोनों क्या है, तो ये बिल्स मतलब एक बिल रिसीवेबल हुआ और एक बिल्स पेएबल हुआ, बरोबर ना। बिल ऐसा हुआ ना रिसीवेबल और पेएबल, तो ये भी रिसीवेबल और पेएबल ये कहाँ पे लिखते हैं इन तीनों में, तो कोई भी रिसीवेबल एंड पेएबल्स बैलेंस शीट में लिखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया रिसीवेबल मतलब जिनसे पैसे लेने हैं वो हमारी एसेट कहलाती है, ये याद रखना। बिल रिसीवेबल जिनसे पैसे लेने हैं हमें तो वो हमारी एसेट कहलाती है, वो यहाँ पे लिखते हैं बिल रिसीवेबल। और बिल्स पेएबल जिनको पैसे देने हैं तो वो लायबिलिटी है, जवाबदारी है हमारी कि हमें पैसे देने हैं, तो उसे यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी साइड पे। ये पैसे देना बाकी है, बरोबर ना, देने हैं अभी दिए नहीं है। अगर दे दिए होते ना तो वो एक्सपेंस में लिखते प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन बिल रिसीवेबल मतलब पैसे लेना बाकी है अभी मिले नहीं है, मिले होते तो यहाँ इनकम में लिखते। और पेएबल मतलब देना बाकी है अभी दिए नहीं है, अगर दे दिए होते पैसे तो यहाँ पे लिखते डेबिट में, बरोबर। ऐसे आएगा ना इसमें। तो बिल रिसीवेबल और पेएबल वो यहाँ पे लिखेंगे। और अमाउंट कौन सी, कौन सा रिसीवेबल कौन सा पेएबल है, तो जो डेबिट में दिया हुआ है वो बिल रिसीवेबल है और जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो बिल्स पेएबल है, बराबर। तो यहाँ पे लिखे हम लोग, यहाँ पे लायबिलिटी में लिखा जाता है बिल्स पेएबल, लायबिलिटी में बिल्स पेएबल लिखा जाता है। बिल्स पेएबल मतलब क्रेडिट वाली अमाउंट, कि क्रेडिट में दिया हुआ है 30,000, बराबर। और यहाँ एसेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मतलब डेबिट वाली अमाउंट जो डेबिट में दिए हुए हैं 20,000 रुपीज, बराबर। ये बिल्स भी लिख दिया ना हमने, ठीक है। ये नोट करना और ये ध्यान दो ये बैलेंस शीट है, ये अकाउंट नहीं है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट वाइज लिखो, या ऐसे समझो बैलेंस शीट में उल्टा होता है। बैलेंस शीट में जो डेबिट में चीज है वो यहाँ लिखते हैं एसेट्स में, और जो क्रेडिट में है वो यहाँ लिखते हैं लायबिलिटी में। इनमें कैसा होता है कि देखो कमीशन डेबिट में थी हमने भी डेबिट में ही लिखी, डिस्काउंट क्रेडिट में था तो क्रेडिट में ही लिखा, लेकिन बैलेंस शीट में उल्टा होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं चलते। इसमें उल्टा कि जो डेबिट में दिया हुआ है वो एसेट्स में लिखेंगे, जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो लायबिलिटी में लिखेंगे, बराबर। तो चलो बिल्स के बाद दिया हुआ है कैश बैलेंस, डेबिट में 20,000, तो कैश बैलेंस कहाँ पर बैलेंस है तो वो भी बैलेंस शीट में ही लिखेंगे, और कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स में। कैश हमारी एसेट है ना, लायबिलिटी थोड़ी है, जवाबदारी थोड़ी है, किसी को देना थोड़ी है, कैश अपना है। तो जो कैश बैलेंस दिया हुआ ना 20,000 वो एसेट्स में लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा ये कि कैश बैलेंस 20,000, बराबर। उसके बाद दिया हुआ बैंक बैलेंस 90,000, तो बैंक बैलेंस वो भी यहीं पे ही लिखेंगे एसेट्स में, वो भी हमारा बैलेंस है एसेट्स में ही लिखेंगे कि यहाँ पर बैंक बैलेंस 90,000। अगर बैंक बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट होता ना, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो हमारी लायबिलिटी होती, बराबर ना। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी होती, तो यहाँ लिखते बैलेंस है बैंक बैलेंस तो यहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बैंक बैलेंस भी हो गया। फिर बिल्डिंग 1,50,000, तो बिल्डिंग भी कहाँ आएगी, एसेट्स में ही। बिल्डिंग भी तो हमारी एसेट ही है ना, बराबर ना। तो बिल्डिंग भी यहीं पे ही लिखेंगे कि बिल्डिंग 1,50,000, 1,50,000 की बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 40,000,
तो फर्नीचर भी हमारी एसेट है, फर्नीचर भी यहीं पे ही लिखेंगे। ये सब तो हमारी एसेट ही आता है ना, ये तो अकाउंट में पहले से आप लोग सीखते आ रहे हो कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, ये सब तो हमारी एसेट होते हैं। फर्नीचर के बाद देखो मशीनरी दी गई है 3 लाख की, तो वो भी यहीं पे ही आएगा। फर्नीचर के साथ मशीनरी, कि मशीनरी 3 लाख, बराबर, मशीनरी भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है वेजेस 60,000, तो अब वेजेस क्या, तो वेजेस हमारे एक्सपेंस है। वेजेस मतलब मजूरी, जो मजूरी देनी पड़ती है वो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस, ये चीज़ अब ध्यान देना, एक्सपेंस वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस, लेकिन ये वेजेस है ना, वो वेजेस परचेस एक्सपेंस है। कल मैंने आपको बताया था कि बाकी सब एक्सपेंस आप यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ जो परचेस एक्सपेंस होते हैं ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने होते हैं, परचेस के साथ परचेस एक्सपेंस लिखने होते हैं। तो वेजेस हमारे परचेस एक्सपेंस हैं, बराबर। जब हम परचेस करते हैं तब मजूरी देनी पड़ती है, वो वेजेस। अब कौन कौन से परचेस एक्सपेंस आते हैं अगर जानना हो ना, तो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है ये वाला, तो उसमें स्टार्टिंग के पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है एक, और ना ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जाम्पल है, उसमें परचेस एक्सपेंस करके सब नाम लिखे हुए हैं, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, डॉक चार्जेस, ये सब जो है वो हमारे परचेस एक्सपेंस कहलाते हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। सिर्फ परचेस एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, बाकी सभी एक्सपेंस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर, माइंड में रखना है ये चीज़ें। तो अब देखो ये जैसे परचेस एक्सपेंस वेजेस है हमारा, तो वो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख दोगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तो गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखना है, वेजेस यहाँ पे लिखेंगे कि वेजेस 60,000, बराबर। वेजेस के बाद दिया हुआ कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड वो भी परचेस एक्सपेंस है हमारा, वो भी यहीं आएगा वेजेस के साथ। कैरेज मतलब कहलाता है गाड़ी भाड़ा, जो गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है वो कैरेज। और इनवर्ड मतलब मंगवाते वक्त, जब परचेस करते वक्त भाड़ा देना पड़ता है ना, वो कैरेज इनवर्ड। अगर कैरेज आउटवर्ड होता ना, मतलब सेल करते वक्त जो भाड़ा देना पड़ता है, तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कैरेज इनवर्ड वो यहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर ना। कैरेज इनवर्ड यहाँ आता है परचेस के वक्त, और कैरेज आउटवर्ड यहाँ आता है सेल के वक्त। उसे सेल के साथ नहीं लिखते, उसे यहाँ लिखते हैं। तो जो कैरेज इनवर्ड है 60,000, वो भी यहीं पे ही लिखा जाएगा कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 60,000 रुपीज, बराबर। ये कैरेज इनवर्ड भी हो गया। उसके बाद दिया हुआ है 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि एक बैंक लोन है और एक लोन के ऊपर दिया हुआ इंटरेस्ट है, तो दोनों अलग अलग जगह पर आएगा। जो लोन है ना, वो लोन मतलब हमारी लायबिलिटी होती है, लोन हमारी लायबिलिटी है, हमने लोन ली है मतलब वापस चुकाना पड़ेगा ना, वो हमारी लायबिलिटी है, तो इसलिए लोन लिखते हैं यहाँ पे लायबिलिटी में। और जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है ना, वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। दोनों अलग अलग है ना। तो देखो लोन वो हमारी लायबिलिटी हुई, तो इसमें से कौन सी अमाउंट लोन की है, जो दो अमाउंट है ना 20,000 और 2 लाख, तो इसमें जो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है वो हमारी लोन कहलाती है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आती है। और जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आएगा डेबिट में 20,000। और ये वाली चीज़ तो पता है लॉजिकली भी पता चलती है कि अगर हमारी लोन 2 लाख की होगी तो आप इंटरेस्ट 20,000 दोगे ना, कि 20,000 की लोन पे 2 लाख का इंटरेस्ट दोगे क्या, नहीं ना। तो इसीलिए लोन कितने की हुई 2 लाख की, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने का हुआ 20,000 का। तो लोन यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, यहाँ पे लिखेंगे 10% बैंक लोन, वो लिखेंगे 2 लाख। और जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया वो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कि बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट वो दिया हमने 20,000 का, बराबर। ये लोन और लोन इंटरेस्ट भी हो गया। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, वो कहाँ पे लिखें,
तो देखो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर एंट्री होती है। एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स है हमारा स्टॉक है, तो एक एंट्री तो यहाँ आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी कि क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो हमारी एसेट हुई, स्टॉक मतलब हमारी एसेट कहलाई, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में। लेकिन ये एडजस्टमेंट थोड़ी है जो दो जगह पर लिखें, बराबर। ये चीज नोट करना बेटा, आगे बहुत सारे सम में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है। तो जब एडजस्टमेंट में दिया हो ना क्लोजिंग स्टॉक, तो दो जगह लिखते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और एक बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट्स में, बराबर। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एक ही एंट्री आएगी ना, जो 40,000 है एक जगह ही लिखेंगे, तो कहाँ पे, यहाँ पे कि वहाँ पे, तो उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब आखिरी का बैलेंस हुआ, आखिरी का स्टॉक, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज, बराबर ना। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा जाएगा 40,000, बराबर। और आखिरी दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000, तो ऑफिस एक्सपेंस वो हमारा एक्सपेंस ही है, तो इसलिए एक्सपेंस कहाँ पे लिखा जाएगा, यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस एक्सपेंस है तो वो यहीं पे ही लिखेंगे 1,20,000, तो यहाँ डेबिट साइड पे लिख दें कि ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000, बराबर। हो गई ना, सब एंट्रीज हो गई, हमारे एडजस्टमेंट भी सब क्लियर हो गए, और साथ में जो है वो बाकी सब एंट्रीज भी कर ली। अब फाइनली क्या, तो अब फाइनली क्लोज करें, ये सभी जो है वो हम लोग क्लोज करें, और फिर देखें कि सबका बैलेंस कितना कितना बचता है। अब उसकी क्लोजिंग करें ना, तो इनकी क्लोजिंग जो है वो वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग जो है वो अकाउंट में अभी तक सबकी क्लोजिंग करते आए हैं। जब भी कैश बुक क्लोज करना हो, लेजर पोस्टिंग क्लोज करनी हो, कोई भी अकाउंट क्लोज करना हो, तो जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही, कि जैसे इसमें भी पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करें, पहले इसी को ही क्लोज करेंगे, तो उसमें चेक करेंगे भाई किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट में या क्रेडिट में, तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो यहाँ पे पहले लिख दें, आखिरी में लिख देंगे कि सपोज इस साइड का टोटल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 13,35,500 है, 13,35,500 भाई ये टोटल आ रहा है। और तो इस साइड भी उतना ही लिखेंगे हम लोग 13,35,500, इस साइड भी उतना ही लिखा जाएगा, और इसमें से ये सब चीज़ें माइनस करेंगे, तो ये सब माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा 3,65,500, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 3,65,500, इसमें से ये माइनस करेंगे, और ये जो बचेगा ना वो कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड बचा ना तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाया, बराबर। अगर इस तरफ बचता तो वो हमारा क्या कहलाता, ग्रॉस लॉस कहलाता, बराबर। ये प्रॉफिट हुआ, और इस तरफ होता तो वो लॉस कहलाता। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ नोट करवाऊँ कि कितनी बार अगर आपने ये सम अलग तरह से किया होता, कि सपोज जैसे ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे ना लिख के यहाँ सेल्स में से माइनस किया होता, बराबर। ये सब जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट यहाँ न लिख कर परचेस में से माइनस करके लिखे होते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वो भी करेक्ट है। तो आपका जो आखिरी का टोटल है ना, वो आखिरी का टोटल डिफरेंट आएगा, लेकिन प्रॉफिट सेम ही आएगा, प्रॉफिट तो वही रहेगा, प्रॉफिट चेंज नहीं, ये चेंज हो तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उतना ही आना चाहिए। फिर अगर नहीं आ रहा है मतलब कहीं मिस्टेक है, बराबर। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिया तो उसका ये प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका जो ये प्रॉफिट आया उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और कैसे, तो यहाँ डेबिट में लिखा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाके लिखेंगे, बराबर ना। यहाँ पे डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट में होता ना लॉस तो उसे कहाँ लिखते, फिर डेबिट साइड पे लिखते, बराबर। तो इसको ट्रांसफर करेंगे ग्रोस प्रॉफिट, ये ग्रोस प्रॉफिट मतलब अभी कच्चा है, कच्चा प्रॉफिट है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लाकर उसे फिर पक्का करेंगे ना, बराबर ना। तो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे। वो जनरली वहां लिखते हैं कि जो आपने ऊपर की लाइन छोड़ी ना एक,
तो वहां पे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट आया उसे यहाँ इस लाइन में लिखेंगे, कितना प्रॉफिट आया, तो 3,65,500, बराबर, 3,65,500 ये हमारा प्रॉफिट हुआ, बराबर। ये प्रॉफिट देखो क्रेडिट में था, वो यहाँ लेके आए। अब इसको क्लोज करेंगे, अब इसे क्लोज करेंगे हम लोग। तो इनको जब क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग करते वक्त पहले इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इस साइड का अगर हम लोग टोटल कर दें तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 65 और 8, तो 3,73,500। तो इस साइड भी टोटल उतना ही लिखेंगे पहले, 3,73,500, और उसमें से ये सब माइनस करेंगे। तो उसमें से ये सब अगर माइनस करें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसका आंसर आएगा 1,68,000। कितना आएगा, 1,68,000। ये कहलाया हमारा नेट प्रॉफिट। कि इस साइड बैलेंस बच रहा है, मतलब क्या आया, नेट प्रॉफिट। देखो आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया ना, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है मतलब क्या बचा यहाँ पर, प्रॉफिट बचा, बराबर। कि ये सब इनकम में से ये सब एक्सपेंस माइनस कर दिए तो बाकी का हमारा प्रॉफिट 1,68,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब कि पक्का प्रॉफिट। साल के एंड में हमें इतना प्रॉफिट हुआ 1,68,000। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, बराबर ना। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके यहाँ ट्रांसफ़र किया, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। कैपिटल और ड्राइंग के बीच में आपने जगह छोड़ी ना, तो वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल के नीचे प्लस करके लिखेंगे, प्लस प्रॉफिट। अगर नेट लॉस होता ना तो यहाँ कैपिटल के नीचे माइनस करके लिखते फिर लॉस, बराबर। तो ये प्रॉफिट है तो कैपिटल के साथ यहाँ प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट 1,68,000, बराबर। 1,68,000 वो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ ना, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, तो अब 3 लाख में इतना प्लस और इतना माइनस करके ये बाहर लिखेंगे, वो अमाउंट बाहर ना, कि कैपिटल अकाउंट में ये इतना प्लस और इतना माइनस करेंगे। तो अब कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे, तो वो बाहर लिखे ना, बराबर ना। तो इनको प्लस और माइनस करके अगर लिखें तो 3 लाख प्लस 1,68,000 माइनस 18,000, तो बचेगा 4,50,000। कितना आएगा, 4,50,000। और अब इनका टोटल करेंगे, तो अब बैलेंस शीट में आखिरी में बैलेंस नहीं बचेगा। यहाँ जैसे ये बैलेंस बच रहा था, यहाँ पर भी बैलेंस बच रहा था, बैलेंस शीट में आखिरी में बैलेंस नहीं बचेगा। बैलेंस शीट में आखिरी में दोनों का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए, बराबर ना। दोनों का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए तो ही आपका सम करेक्ट है। कि जैसे मैंने इस साइड का टोटल किया तो वो आया 7,70,000, और इस साइड का टोटल किया तो वो टोटल भी आया 7,70,000। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आया, मतलब आपका सम करेक्ट है। बैलेंस शीट हमें जो है वो हमारे बिजनेस की कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में बताती है। बिजनेस में जो भी चीज़ होती है ना, तो उसमें हमेशा ड्यूअल एंट्री, 2 जगह पर एंट्रीज होती है। हमेशा बिजनेस में कुछ आता है तो उसके सामने कुछ जाता है, वन साइड एंट्री कभी नहीं होती, बराबर। कि भाई चलो बिजनेस में हमने कुछ परचेज किया तो सामान आया, उसके बदले में पैसे गए। अगर सेल किया कुछ तो सेल किया तो पैसे आए, उसके बदले में सामान गया। हमेशा एक चीज़ आएगी तो एक चीज़ जाएगी, ऐसा ही होगा ना हमेशा, बराबर ना। इसी वजह से बिजनेस में आखिरी का बैलेंस वो इक्वल ही होना चाहिए, और इस इक्वालिटी के बीच में हम लोग ये प्रॉफिट फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। समझ आ रहा है ना। तो बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस वही कहलाती है कि आखिरी में उसका टोटल सेम आ जाना चाहिए। अगर सेम नहीं है मतलब हमने कहीं पूरे अकाउंट में मिस्टेक की है, कि पूरे साल में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, तभी हमारा ये फाइनल अकाउंट इक्वल नहीं आ रहा है। और अगर इक्वल बैठ रहा है मतलब बिल्कुल करेक्ट है हमारा अकाउंट, बराबर ना। पूरे साल की मेहनत बिल्कुल करेक्ट है, सही बात ना। तो समझ आया ये पहला सम कैसे करना है, हर एक में एंट्री कैसे करनी है, समझ आ रहा है ना। पहला सम खत्म होता है ना तो हाश लगता है, आज इतना बड़ा सम किया हमने, पर वो फर्स्ट सम है इसलिए ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सम करना है।
2-3 सम करोगे ना तो ये चीज़ें इजी लगेगी, फिर इजीली हमें पता चल जाएगा कि हाँ परचेज मतलब सीधा ट्रेडिंग में लिखना है, डिस्काउंट मतलब सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, डेप्टर्स मतलब वो हमें वहाँ लिखना है बैलेंस शीट में। तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो आज जैसे हमने ये पहला सम देखा, वैसे ही इनके दूसरे सम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।